हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अभी जो वैकेंसीज आई है, तो उसके अनुसार मैंने ये प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए थे 2012 से लेके 2016 के बीच में जो मध्य प्रदेश व्यापम ने कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए थे, तो उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना, जो जीके में 20 क्वेश्चन आए थे उस टाइम में, तो उन सभी पेपर्स का मैं इसमें एनालिसिस लेके आया हूँ और लगातार ये जो सीरीज चल रही है, इसका ये छठवां पार्ट यानी कि 6th पेपर में इसमें इसका एनालिसिस लूंगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2016 का 7 अगस्त का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, 7th, ठीक है ना, 7 अगस्त का ये जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका ये पेपर है और उसके टोटल 19 क्वेश्चंस इसमें मैं लेके आया हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इससे आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के कांस्टेबल में जीके के आते हैं। तो वीडियो को अगर आप अच्छा आपको लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को आप शेयर भी करें, और लगातार मेरे इस कांस्टेबल सीरीज पर बने रहने के लिए आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उसकी पूरी की पूरी सीरीज का ये छठवां पार्ट। ये आ गया पहला क्वेश्चन और ये है 2016 में 7 अगस्त का, 7 अगस्त की ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें कि ये टोटल 19 क्वेश्चन आए थे जीके के। तो उसका ये पहला क्वेश्चन आ गया, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है झारखंड। झारखंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। झारखंड जो है इसमें सबसे ज्यादा खनिज का उत्पादन होता है और सबसे मुख्य यहाँ पर जो खनिज मिलता है वो मिलता है कोयला, ठीक है ना। कोयला सबसे अधिक पाया जाता है तो वो झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा भारत का पश्चिमी तट का एक बंदरगाह है? ठीक है ना, पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह इसमें पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने, मारमा गोवा, पारादीप, तुर्तीकोरिन या फिर एन्नोर। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो सही उत्तर इसका फर्स्ट वाला है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मारमा गोवा ये भारत का पश्चिमी तट का एक बंदरगाह, ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें मारवा गोवा पश्चिमी तट का एक ये बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आ गया, कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो मतलब ये जो घाट है ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये इसमें पूछा है। चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, बेतवा नदी पर या फिर यमुना नदी पर। देखिए बहुत ही ज्यादा गहराई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, घाटों के बारे में भी पूछा गया है कि नदियों में जो घाट हैं, तो आपको नदियों के घाटों के बारे में भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल डेप्थ में, जो मैं अभी एमपी जीके की सीरीज चला रहा हूँ, एमपी जीके की बिल्कुल गहराई में सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैं 10,000 से अधिक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस जीके सीरीज में, और हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। तो आप इस जीके को बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। ये सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल गहराई में एक एक एमपीजीके का एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से इसमें लेकर आऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर है बेतवा। बेतवा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जो कंचन घाट है वो बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, चौथा क्वेश्चन है ये, और ये आरक्षक के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि पैटर्न किस तरीके का आता है आरक्षक के एग्जाम में। और टोटल 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जीके के। तो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस के बारे में मैं इसमें आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो कि पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो झेलम, चिनाब और रावी की उपनदियां हैं। क्वेश्चन है कि झेलम, चिनाब और रावी कौन सी नदी की ये उपनदियां यानी कि सहायक नदी हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये हमको बताना है। तो अगर आपको इसमें जानकारी है तो बिल्कुल आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडस। इंडस को सिंधु नदी भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है इंडस को, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान में जाकर मिलती है, ठीक है ना, पाकिस्तान से होकर भी बहती है और पाकिस्तान के बाद में ये अरब सागर में चली जाती है, ये ध्यान रहे। तो ये झेलम, चिनाब और रावी ये तीनों की तीनों सिंधु की
सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारत का महान्यायवादी खालिस्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो बताएं इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का जो महान्यायवादी है, जिसको कि अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और संसद में ये नॉन मेंबर की तरह बैठता है, नॉन मेंबर कहलाता है। ये मेंबर नहीं होता, लेकिन नॉन मेंबर एक सिलेक्ट होता है, तो वो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये संसद का सदस्य कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। गीत सारे जहां से अच्छा किनके द्वारा, यानी कि इनमें से कौन हैं जिनके द्वारा ये लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, जयशंकर प्रसाद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद इकबाल। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो इसके राइटर थे मोहम्मद इकबाल। और ये कई बार क्वेश्चंस बनते हैं आरक्षक के एग्जाम में, कुछ इसी तरीके का पैटर्न रहता है। आप अगर अच्छे से एमपी जीके और साथ में इंडिया का जीके और करंट अफेयर्स, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो जीके पार्ट के पूरे 20 क्वेश्चंस आप आसानी से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कौन सा सबसे पुराना बांध जिसका निर्माण 1010 से लेकर 1053 ईस्वी में करवाया गया था। सबसे पुराना बांध पूछा है। और ये इनमें से ऑप्शन है बारना बांध, गांधी सागर, साइक्लोपियन बांध या फिर तवा बांध। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। अगर आपको जानकारी है आपको तो आप बताएं कमेंट में कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है साइक्लोपियन बांध। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे पुराना बांध है भारत में, जो कि 1010 से लेकर 1053 ईस्वी के बीच में निर्माण करवाया था। और ये कब का किसने करवाया था। परमार वंश ने। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। परमार वंश के द्वारा बांध का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज के द्वारा इस डैम का निर्माण करवाया था। और उस समय भोजपुर मंदिर के पास में इस डैम का निर्माण हुआ था। अगर आप कभी भोजपुर आए हैं, जो भोपाल के निकट में है, वहां पे आप देखिएगा, जब आप उसके रास्ते से गुजरते हैं, भोजपुर वाले रास्ते से गुजरते हैं, तो इस तरफ में एक गहरी खाई दिखती है और इस तरफ में भी खाई दिखती है और बीच में से आप गुजरते हैं तो आपको वहां पे बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। यहाँ पर अभी भी उसके साक्ष्य वहां पे मौजूद हैं। उन्हीं पत्थरों से इस पूरे डैम को बनाया गया था। और ये 44 फीट ऊंचा था और 300 फीट ज्यादा। ये बहुत ज्यादा हैवी बांध बनाया गया था, मोटा था ये। ठीक है ना, बहुत ही उस समय मतलब इतने प्यारे टेक्निकल इंजीनियर्स के साथ में इसको निर्माण किया गया था। और उसके बाद में इसको होशंग शाह जो कि अफगानी शासक था, उसने इसको तुड़वा दिया था, जो कि मालवा का शासक था। ठीक है, कौन, होशंग शाह। ठीक है, उसने 1405 में, ठीक है ना, जब 1405 में परमार वंश खत्म हुआ, परमार वंश का आखिरी शासक खत्म हुआ, उसके बाद में होशंग शाह आया था। होशंग शाह ने इसने 1405 से लेकर 1435 तक ये रहा। तो उस समय होशंग शाह ने इस साइक्लोपियन बांध को तोड़वा दिया था। तो उस समय ये कहानियां चलती रहती थी, कोई शासक बनाता था तो कोई उसको मिटा देता था। तो साइक्लोपियन बांध सबसे पुराना बांध है, जो कि परमार वंश के राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन होता है। सेना का एक प्रधान अफसर, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सशस्त्र बल जो होते हैं उसका जो सर्वोच्च सेना अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है,
भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कहलाता है, यानी कि समस्त जितनी भी सेनाएं हैं भारत की, उसका कोई अध्यक्ष है तो भारत का राष्ट्रपति उसका अध्यक्ष कहलाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लाया है एमपीपीएससी और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ में प्रैक्टिस और रिवाइज, यानी कि प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कभी भी और कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपको फ्री प्लान बाय द अनअकैडमी, यानी कि आप अनअकैडमी पर एमपीपीएससी और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि एग्जाम है, सारे एग्जाम्स को आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 टॉप एजुकेटर्स, ठीक है ना, जो 50 टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं, वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और उसमें क्या, 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते आपको 500 से अधिक लाइव क्लास मिलने वाली है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। जो भी आपके पास आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड करेंगे तो उसी टाइम आप लाइव उसके डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल रहा है वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है ना, हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि फ्री में होगा, यानी कि फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्विज, सब फ्री है, ठीक है। 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक है जिसके थ्रू आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर T20 फ्री लाइव क्विज, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 20 मिनट में, और 8 बजे आपको इस पेपर का एनालिसिस मिलता है, ठीक है। आपको करना क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो आप उसमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, यानी कि जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा। जैसे ही आप इसका यूज करके अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो प्लान है, फ्री प्लान जो है वो अनलॉक हो जाएगा। स्टेप क्या होगा, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, यानी कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी। देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन स्टेट पीएससी, ठीक है ना। स्टेट पीएससी जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपको एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपको रेफरल कोड डालकर अनलॉक का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप, देन ये जो प्लान है ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन बैच, जो कि प्लस बैचेज है, यानी कि अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना चाहता हूं। देखिए फ्री प्लान्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लस प्लान में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम द अनअकैडमी, देन यू विल चूज द प्लस बैचेज। देखिए प्लस बैचेज फॉर ऑलराउंड प्रिपरेशन, यानी कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्लस बैचेज अनअकैडमी आपके लिए दे रहा है। क्रैक प्रीलिम्स 2020, जो एमपीपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2020 का, 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये प्लस बैचेज लेने हैं, ठीक है ना। विद द चूज योर बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना बैच यहाँ पर चुन सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है ना। रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे में आपको यहाँ पर रिवीजन मिलने वाला है, और साथ में
जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू है वो नाइट में मिलने वाले, यानी कि दिन में आप पूरी पढ़ाई कीजिए और रात में आप उसकी जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर लाइव क्लास रात में मिलेगी, ठीक है ना। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, ठीक है ना, 3 days टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस, वीकली 12 सेशन, 2 hours डेली सब्जेक्ट वाइज। रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं विद द लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि रिकॉर्डेड बैच देखिए, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप जब चाहें उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब चाहें उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही ये पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं। फाउंडेशन प्री मेंस एमपीपीएससी बैच ये चालू होने वाला है कब? 5 जनवरी से। 5 जनवरी से ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा देर नहीं लगानी है। गो एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी ऐप। प्रीलिम्स कंप्लीशन बाय मार्च, देखिए प्रीलिम्स की जो तैयारी है इस बैच के द्वारा आपको मार्च तक पूरी तैयारी अनअकैडमी कर देगा, ठीक है ना। 20+ यहाँ पर देखो इस बैच के लिए 20+ प्रीलिम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। 20,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, जितनी भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उन सबकी आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी मेंस क्लियर कर लिया है, वो प्री क्लियर कर लिया है 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मेंस के रिवीजन बैच विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी रनिंग, ठीक है ना, पहले से ये चालू हो चुका है, तो उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जो एमपीपीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं 2019 का, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है ये मेंस की तैयारी करने का अनअकैडमी पर, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये रामबाण इलाज है, ठीक है ना। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये एकदम रामबाण कोर्स, जो कि कब शुरू हो रहा है, ये 4 जनवरी 2021 से। ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरी की पूरी तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी आपको करवाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है ना, फ्री। यहाँ पर रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे थ्योरी को और नाइट में लाइव एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। 20+ मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभी आपको 60 डेज का ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है। अब आगे चलते हैं, आगे अनअकैडमी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है, आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? कंप्लीट प्रीलिम्स रिविजन्स विथ 270 रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना। क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 hours डेली, यानी कि पहले तो आप इससे पूरा रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में, ठीक है ना। अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, आप इस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में तुरंत इसमें एनरोल कीजिए और अपनी जो तैयारी है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको आप इससे मजबूत कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना, वीकली हर हफ्ते आपको 12 सेशन मिलेंगे जिसमें कि आप हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियर कर पाएंगे। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी जो प्री है, प्री का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये एक मेगा बैच, अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। कब? 5 जनवरी को। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीलिम कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका एग्जाम कब है? 11 अप्रैल को। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए और इससे आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी
कंप्लीट हो पाएगी। किससे? लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स, ऑल दीज द टॉप एजुकेटर्स who will educate you about the MPPSC prelims. So don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started, going to be start 5th January 2021। और जो विद्यार्थी, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि कोर्स स्वप्न पूर्ति कोर्स चालू हो गया है, जो पूरा हिंदी मीडियम में होगा और इसमें कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि 35 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अनअकैडमी पर जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको 6 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं। शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, सब आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेने वाले हैं शुभम गुप्ता जी। 6 साल का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का, हरि सिंह राजपूत जी को आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि आपको जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अमित शुक्ला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पूरी क्लासेस आपकी लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो दीज आर द टॉप एडुकेटर्स हु हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द टीचिंग सेक्टर। हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अनअकैडमी के एमपीपीएससी व्यापम का जो सेक्शन है उसमें जाइएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में प्लस को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जैसे ही प्लस का ऑप्शन आएगा यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे के सीधे अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगले पर पहुंचेंगे आपको एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन के पूरे फी चार्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सारे फी चार्ट में से जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसमें आप रेफरल कोड 10% का जो डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप हरदयाल कुशवाहा रेफरल कोड का उपयोग करेंगे। तो अभी तुरंत आप अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एमपीपीएससी एंड अदर व्यापम एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रेफरल कोड आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। टोटल आपका कैपिटल में रहेगा, हरदयाल कुशवाहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दबाना है। तो जो भी कोर्स की फीस है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का डिडक्शन हो जाएगा। So hurry up, down Unacademy app now and crack MPPSC and व्यापम्स all exams. तो let's crack it. लीजिए आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब काजीरंगा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, असम या फिर झारखंड? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है असम। काजीरंगा जो टाइगर सेंचुरी है वो असम स्टेट में है। अगला क्वेश्चन आ गया, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? यानी कि जब राष्ट्रपति पदासीन नहीं होते हैं और उपराष्ट्रपति भी पदासीन नहीं होते हैं तो उनकी अनुपलब्धता पर भारत के राष्ट्रपति के पद का जो कार्य है वो कौन संभालता है? ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर भारत के महालेखा परीक्षक या फिर राज्य के सबसे वरिष्ठ राज्यपाल। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है ना, CJP, ठीक है ना, जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पद का पूरा कार्यभार संभालते हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2013-14 से किसको नवाजा गया था? MC मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? 2013-14 में जो राजीव गांधी खेल रत्न है वो पुरस्कार किसको मिला था?
बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, इसमें से किसी को भी ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, और इसमें 2013 का जो पुरस्कार मिला था राजीव गांधी खेल रत्न, वो निशानेबाज रंजन सोढी को मिला था। रंजन सोढी, ठीक है ना, जो कि निशानेबाज थे। निशानेबाज कौन? रंजन सोढी, इनको दिया गया था। ठीक है ना, जो कि 2013 का था। 2013 में इनको मिला था। और 2014 में भारत का ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया ही नहीं गया था। ठीक है, 2013 में, 14 में नहीं हुआ था ये अवॉर्डेड, 2013 में यहाँ पर रंजन सोढी को निशानेबाजी में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, एक प्रमुख शहर जिससे कि क्षिप्रा नदी गुजरती है। क्षिप्रा नदी कौन से शहर से गुजरती है? उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर या फिर सागर। तो इसका जो उत्तर है आप बताएं, नदियों के बारे में अगर आप जानते हैं तो। ए बी सी कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उज्जैन। उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्षिप्रा नदी के तट पर ही सिंहस्थ मेला लगता है, ये तो आपको मालूम होगा। जो सिंहस्थ मेला लगता है वो कहाँ लगता है? वो भी उज्जैन में लगता है। तो क्षिप्रा नदी उज्जैन से होकर गुजरती है। और इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम जो है वो है इंदौर से। ये आपको याद होना चाहिए। इंदौर की जो काकड़ी बरड़ी, ठीक है ना, की जो पहाड़ियां हैं, जो क्षेत्र है, वहां से क्षिप्रा नदी का उद्गम है। और क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कान्हा। कान्हा इसकी सहायक नदी है क्षिप्रा की। ठीक है ना, जो कि क्षिप्रा नदी में जाके मिल जाती है। और ये नदी भी इंदौर से ही निकली है, कान्हा नदी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आ रहा है आपको, जिसमें कि मैंने आरक्षक के एग्जाम्स की पूरी वीडियो बना रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलें। ठीक है ना, और साथ ही साथ में लगातार इस सीरीज को देखने के लिए मेरे चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया, तवा जलाशय निम्न के बीच बसा है। यानी कि तवा का जो डैम है, तवा डैम किन दोनों के बीच में बसा हुआ है, यानी कि स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बानी अभ्यारण्य, या फिर कोलाल या हलाही बांध, रानी अवंतीबाई सागर एवं सुक्ता सागर, या फिर व्यारमा और बर्मा नदी, किन दोनों के बीच में है? तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? ए बी सी या डी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बानी अभ्यारण्य। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला था? आर वेंकट रमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर वीवी गिरी। तो इसमें से कौन से राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न से नवाजा गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दिस इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से नवाजा गया था जब ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे उससे पहले। ठीक है ना, तो इनको भारत रत्न कब मिला था? 1963 में इनको भारत रत्न मिला था। और उसके बाद में ये भारत के तीसरे नंबर के, यानी कि थर्ड राष्ट्रपति रहे थे ये भारत के। और इनका जो कार्यकाल था वो 13 मई से स्टार्ट हुआ था। 13 मई 1967 से स्टार्ट हुआ था और 3 मई 3 मई 1969 तक रहा। सिर्फ 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहा और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन है आपके सामने, फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली या फिर हैदराबाद। बताएं इसका आंसर अगर आपको मालूम है। ए बी सी या डी, किस में होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली। दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है ना, हुमायूं जो कि मुगल साम्राज्य के तीसरे वारिस थे ये, दूसरे वारिस थे। पहले जो थे वो थे बाबर, जिन्होंने की मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1500
1526 में, ठीक है ना। कब की थी ये? 1526 में पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था इन्होंने, किसके साथ में बताएं? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध हुआ था इसका। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर की जीत हुई थी। उसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी दिल्ली में। और इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा, ठीक है ना। और इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश के थे ये। और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1451 में। 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो दिल्ली सल्तनत पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से आप पूरा देख सकते हैं। इसी तरीके से मुगल साम्राज्य पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप पूरा देख सकते हैं। तो ये बाबर के पुत्र थे हुमायूं, ठीक है ना, इनका मकबरा है दिल्ली में। तो मुगल साम्राज्य पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट है, वो भी आप देखें, ठीक है। पूरा मिल जाएगा आपको, मध्यकालीन इतिहास और अपना आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास के ऊपर भी पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट पर। तो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब प्यारे प्यारे आपको पढ़ाई से हर टॉपिक पर वीडियो आपको आने वाले समय पर भी मिलने वाले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। और ये आरक्षक के एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2016 में जो हुए थे एग्जाम, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये 7 अगस्त में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 17, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? किसने लिखी थी ये वाई सोशलिज्म की? इसके लेखक कौन थे? आप में से किसी को जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर देवें। कमेंट जरूर दें आप, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, साथ ही साथ में आंसर भी आप देवें, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। इन्होंने लिखी थी ये वाई सोशलिज्म नाम की पुस्तक, ठीक है ना, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे एक सबसे बड़े नेता बनकर आए थे 1975 में। जो इमरजेंसी हुई थी इंदिरा गांधी की शासनकाल के टाइम में, उस समय के ये नेता थे जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन आ गया 18वां, इंदौर खालिस्तान नदियों के संगम की जगह है। कौन कौन सी नदियां हैं जिनका संगम होता है? ऑप्शन आपके सामने, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, छिप्रा, छिप्रा केन, या फिर कान्हा और सरस्वती। तो इसमें से आप अगर जानकारी है तो बिल्कुल बताएं। वैसे इसका आंसर जो है वो है कान्हा सरस्वती, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कान्हा नदी और सरस्वती नदी इनका संगम है इंदौर में, ठीक है। इन दोनों के संगम के बाद में ये आगे बढ़ती है, फिर कान्हा बन जाती है, सरस्वती इसमें चली जाती है, और कान्हा नदी फिर छिपरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इंदौर कान्हा और सरस्वती का संगम है। इसी तरीके से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सिंधु, छिप्रा, इन सभी नदियों के बारे में आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मध्य प्रदेश की नदियों पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से जाकर आप वो पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं। हर टॉपिक पे आपको मध्य प्रदेश के वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से वो पूरे वीडियो देखिए स्टडी कॉन्सेप्ट के, ठीक है। तो पूरा जीके आपको कंप्लीट स्टडी कॉन्सेप्ट पर मिलने वाला है। गो टू द प्लेलिस्ट एंड प्ले ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू द एमपी जीके। अगला क्वेश्चन 19वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। 2016 की 9 अगस्त को 7 अगस्त को 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे थे वो 19 क्वेश्चन आए थे, और 19 क्वेश्चंस ये पूरे के पूरे मैंने आपको उसमें बता दिए। तो ये 19वां क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम भाग में सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? यानी कि जब उसने संन्यास ले लिया था शासन से और अपने शासन काल से, राजपाट से, उसके बाद में उसने कौन से धर्म को अपना लिया था? बहाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, या फिर बौद्ध धर्म? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? अगर आपने सम्राट अशोक के बारे में पूरा इतिहास पढ़ा है तो आप बता पाएंगे। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इज द करेक्ट आंसर। अपने अंतिम समय में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। जब उसने कलिंग का युद्ध किया था तो उसमें बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था,
उस रक्तपात से वो खिन्न होकर उसने शांति का मार्ग अपनाया और शांति के मार्ग के लिए उसने बौद्ध धर्म पर चलना उचित समझा। तो उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया, बुद्धं शरणं गच्छामि, और बौद्ध धर्म का उसने बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ में अशोक के जो पुत्र पुत्री थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ इसका प्रसार किया, ठीक है ना। श्रीलंका, उधर ऊपर चीन, इधर नीचे और आगे जाएंगे तो अपना म्यांमार, बर्मा, वहाँ तक दूसरे देशों तक भी अशोक ने इस धर्म को फैलाया। और साथ ही साथ में अशोक ने बौद्ध धर्म के बहुत से स्तूपों का भी निर्माण करवाया, ठीक है ना। जैसे कि सतना में भारहूत स्तूप है, सांची में है स्तूप, ठीक है ना, और भी कई जगह पे जबलपुर में है। तो इस तरीके से बहुत से स्तूपों का भी निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आरक्षक के एग्जाम्स का पूरा वीडियो। मैंने एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रखा, उनके आंसर बताए। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो आप लाइक और शेयर भी करें, और लगातार इस सीरीज पर बने रहने के लिए आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और पूरे के पूरे कांस्टेबल, क्योंकि 2020 का कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकल चुका है और अभी 8 तारीख से 8 जनवरी से इसका फॉर्म भरने वाला है। तो लगातार बने रहें और प्रीवियस ईयर के पूरे एग्जाम्स के पेपर आप मेरे द्वारा यहाँ पर देख पाएंगे। पूरे के पूरे जीके का पार्ट, जीके सेक्शन पूरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो लगातार बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।